मायावती ने इस रैली से जो उनके सामने अपॉर्चुनिटी थी, उस अपॉर्चुनिटी का वो इस्तेमाल नहीं कर पाए। माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के कर्ज के जाल में दलित फंस चुका है। महिलाओं की सहायता नहीं कर रही, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की सहायता कर रही है। देश पे हमला है ये, और देश में हमले के खिलाफ आप कोई एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं। अगर केंद्र सरकार नहीं बनाती है तो लेट देम गो टू हेल। क्या बिहार में दलित अत्याचार एक चुनावी मुद्दा है? बिहार में इस बार राहुल गांधी जी पहुंचे हैं, इस बार तेजस्वी जी घर घर गए हैं, उसका असर होगा। वो जब तक हिंदुत्व रहेगा उनका चिराग जलता रहेगा। जिस दिन हिंदुत्व की हार होगी वो चिराग भी खत्म हो जाएगा। चिराग पासवान सारे दलितों के नेता कैसे हो जाएंगे? राजेश राम भी हैं। राजेश राम तो अभी बने हैं ना, और उसके लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। अगर दलितों का विकास नहीं होगा तो हम पूछना चाहते हैं बिहार का विकास कैसे हो सकता है? नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज की साझा पेशकश। बिहार में चुनावी दुदुम्भी बज चुकी है और ये चुनाव सिर्फ महागठबंधन या नीतीश कुमार के लिए नहीं बल्कि बिहार के दलितों के लिए भी बहुत निर्णायक है, क्योंकि इस बार उन्हें फैसला करना है कि जिस तरीके से कथित सुशासन और कथित अमृतकाल चल रहा है वो उसी के साए में जिएंगे या फिर उनके अंदर एक बदलाव की आग है। इसे समझने के लिए हमारे साथ अशोक भारती जी हैं। वो नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशंस नैकडोर के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनसे समझेंगे कि आखिर बिहार के दलितों के मन में क्या है, क्या वे अपनी शिक्षा, अपनी आर्थिक स्थिति और उन पर हो रहे अत्याचार को लेकर जागरूक हैं। क्योंकि जब 2005 में नीतीश कुमार ने सत्ता की कमान संभाली तो उसके बाद 20 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे, और आज वो कहते हैं कि जब हम सीएम बने उससे पहले बिहार में कुछ था जी, सड़कें हमने बनवाई, हाईवे हमने बनवाए, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है और उसके सबसे ज्यादा पीड़ित बिहार के दलित, आदिवासी और अति पिछड़े भी रहे हैं। इसमें मैं इसको जोड़ूंगा क्योंकि महागठबंधन ने अति पिछड़ा न्याय संकल्प जो जारी किया वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उस पर भी बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका और समय देने के लिए आपका शुक्रिया। आपके दर्शकों को और आपको नमस्कार। हाईवे निर्माण जो बिहार में हुए हैं, जो कथित विकास है 20 सालों का नीतीश कुमार का, उसमें आप ये कह रहे हैं कि उसकी वजह से विस्थापित हुए हैं दलित और सबसे ज्यादा असर उन पर रहा है, और इसकी आप मांग उठा रहे हैं कि उनका पुनर्वास किया जाए, उन्हें मुआवजा दिया जाए। इसको जरा समझाइए और ये विकास का जो मॉडल आप रेखांकित कर रहे हैं कि किस तरीके से उसका साइड इफेक्ट देखने को मिला है वो हमें जरा समझिए। देखिए, क्या है कि इसमें कोई इस बात की शक और शुबा नहीं है कि बिहार में रोड्स का जाल बसा है और सब जगह सड़कें बन गई हैं और गांव-गांव तक सड़कें पहुंच गई है, इसमें कोई शक नहीं इसमें। लेकिन आप जानते हैं कि जब हाईवे बनते हैं, जब सड़कें बनती हैं, जब सड़कों का विस्तार होता है, तो उन सड़कों का विस्तार बहुत सारी आसपास की जमीनों को उसको उसको अधिग्रहित किया जाता है। जैसे पटना में मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं, बेली रोड जो है उसका विस्तार हुआ, उसके ऊपर एक फ्लाईओवर बनाया गया है, ठीक है, जो लंबा फ्लाईओवर है जो पूरे शहर को क्रॉस करता है। लेकिन बेली रोड पर बड़ी संख्या में लेफ्ट और राइट में जो है, लेफ्ट राइट साइड पे जो है, अगर हम पटना की तरफ से आएंगे और तो हम देखेंगे कि वहां पर मुसलों की कई बस्तियां थी। सड़क के चौड़ीकरण के अभियान में उनके मकान तोड़ दिए गए, और हमारा एस्टिमेशन ये है कि बिहार में लाखों दलित परिवार हैं जो सड़कों के किनारे रहते थे, जिनको उजाड़ दिया गया है, जिनको कोई बसाया नहीं गया है। और आश्चर्य की बात ये भी है कि पटना में, जिस मैं जगह की बात कर रहा हूँ, वहां पर वो 4 मंजिला मकान बनाकर लालू प्रसाद यादव जी ने दिए थे, जिनके राज को जंगल राज कहा गया है। जंगल राज में मुसल दलितों को मकान बना के दिए गए और विकास के राज में उनको उजाड़ दिया गया। तो ये कैसा विकास है? तो इसलिए हमारा मानना यह है कि जो सड़कें बनी हैं ये अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं सड़कें बने, लेकिन उसके विक्टिम दलित क्यों बने? सड़कों पे कार तो दलितों के पास होंगी नहीं, ज्यादा कार गाड़ियां होंगी नहीं उनके पास, ट्रक भी उनके पास नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये करना था तो पहले आपको दलितों को पुनर्वासित करना था, उनके लिए इंतजाम करना था, उसके लिए आपने इंतजाम किया नहीं। तो ये कैसा विकास है? तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि दलित जो है विकास के भुक्तभोगी हैं, वो उत्पीड़ित है विकास के। जो विकास है वो दूसरों के लिए हो रहा है, उसके उत्पीड़ित जो है वो दलित है। लेकिन सवाल ये है सर कि जो नीतीश कुमार कहते हैं और जो वहां पर जमीनी हकीकत है, दलित अत्याचार की बात है, वहां पर आप देखिए कि पिछले
मतलब 2022 तक का जो आंकड़ा है जी जी उसमें जो है अत्याचार लगातार बढ़ रहा है। मैं देख रहा हूँ कि आप हर दिन 17 अत्याचार की घटनाएं होती जी 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 ये तो आम लोगों की बात है, लेकिन जिस तरीके से सीजीआई पर जूता फेंका गया, आप हरियाणा में देखिए एक आईपीएस ऑफिसर को जाति उत्पीड़न से पीड़ित होकर के जी वाई पूरन कुमार की को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। रायबरेली में एक हरिओम वाल्मीकि मतलब ये क्या है, हम कहाँ आ गए हैं? ये 11 सालों का क्या हासिल है दलितों के लिए? देखिए, मैं जो है आज है ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है अखबारों में। क्या खबर है कि कल तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर आए हुए थे, उनके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिलाओं का जाना मना था। तो मैं सोच रहा था कि ये जो सरकार कह रही है कि आप बिहार में महिलाओं को लालच दे रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं, ठीक है, और देश की राजधानी पे आप महिलाओं का बहिष्कार कर रहे हैं कि महिलाएं जो है पत्रकार सम्मेलन में नहीं जा सकती। तो ये कैसा न्याय है? ये कैसी सरकार है? आप समझिए इस बात को कि 48% जो बलात्कार के केसेस हैं, 473 जो बलात्कार के केस हैं, वो पिछले 3 साल में हुए। इसका मतलब ये है कि सरकार ने पिछले 3 साल में पूरी छूट दे रखी है कि दलितों को मारो, उनके साथ बलात्कार करो, उनके साथ मारपीट करो, उनके साथ अत्याचार करो, पूरी छूट है। तो ये कहाँ है सरकार? कहाँ सुशासन है? क्या सुशासन का मतलब है कि दलित महिलाओं के साथ बलात्कार हो? क्या सुशासन का मतलब है कि दलितों पर अत्याचार हो? क्या सुशासन का मतलब है कि दलितों की हत्याएं की जाएं? क्या सुशासन कहता है कि दलितों को गिरफ्तार दलितों के ऊपर हमले किए जाएं? तो हम यही कह रहे हैं कि जिस विकास की बात नीतीश बाबू अपने आप को सुशासन बाबू और विकास का प्रोधा कहते हैं, तो होगा उनका विकास, किसी का क्या होगा, लेकिन हमारे पर तो अत्याचार हो रहे हैं। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि, और मजे की बात यह है कि हमें न्याय भी नहीं मिल रहा है, हमारी एफआईआर भी दर्ज नहीं हो रही है। ये तो वो आंकड़े हैं जब दलितों ने लड़ के झगड़ के जो है थाने में जाके, सैकड़ों की संख्या में थाने में जाके केस दर्ज करवाए, वो केस नहीं है। लेकिन मेरा सवाल ये भी है कि जैसे 19% से ज्यादा आबादी दलितों की है बिहार में, और इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद उसमें दुसाध, रविदास, चमार जो जाति है, बासी, धोबी, भुइयां, इन सबकी जाति के नेता रहे। आप भोला पासवान शास्त्री को देख लीजिए, जगजीवन बाबू को देख लीजिए, उसके बाद राम सुंदर दास थे, हाँ, रामविलास पासवान, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, यस, सारे लोग हैं। लेकिन फिर भी दलितों का आर्थिक और शैक्षणिक विकास नहीं हो पाता है। आप महिलाओं को देखिए, उनकी जो साक्षरता दर है वो बहुत ही कम है जी। और जिस परिवार का नेता बन गया, आप जीतन राम मांझी को देखिए, उनका पूरा परिवार राजनीति में है जी, और उनकी स्थिति बहुत अच्छी है जी, बाकी सबकी स्थिति खराब है जी। ये कैसे हुआ? मतलब क्या, मतलब किसी ने समाज की परवाह नहीं की जी? देखिए, हमको ये समझना है, मैं समझता हूं कि दलित समाज को ये समझना है कि दलित व्यक्ति का विकास दलित समाज का विकास नहीं। सरकारों को भी ये समझना है कि अगर जीतन राम मांझी के परिवार का विकास हो रहा है, या रामविलास पासवान के परिवार का विकास हो रहा है, या बाबू जगजीवन राम के परिवार का विकास हुआ, इसका मतलब ये नहीं, जीतन राम मांझी के परिवार का विकास हो तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे मुसर और भुइयाओं का विकास हो गया। अगर बाबू जगजीवन राम के परिवार का विकास हो, इसका मतलब ये नहीं सारे रविदास और सारे चमारों का विकास हो गया। अगर मान लीजिए रामविलास पासवान के परिवार का विकास हुआ तो इसका मतलब ये नहीं सारे दुसाधों का विकास हो गया। तो हमें समझना है कि दलित व्यक्ति का विकास और दलित समाज का विकास दो डिफरेंट फिनोमिना है। और हमारा संविधान समाज के विकास की बात कर रहा है, विकास व्यक्ति के विकास की बात नहीं कर रहा है। और मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें इस बात को समझने में नाकामयाब रही हैं। मैं अगर पूछना चाहूं, क्या जनता दल यू के पास दलितों के विकास के लिए कोई रणनीति है? क्या उनकी कोई नीति है दलितों के विकास के लिए? या भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहूं, क्या उनके पास दलितों के विकास की कोई, उन्होंने दलितों के विकास के लिए कोई अपनी नीति बनाई है, पॉलिसी बनाई है? अगर मैं रामविलास चिराग पासवान जी से पूछना चाहूं, क्या कि उनकी पार्टी जो लोक जनशक्ति पार्टी, क्या उसके पास कोई दलितों के विकास के लिए कोई रणनीति है, कोई उनकी नीति है उनके ऊपर? मैंने ये जरूर देखा कि अभी मैं 5 अक्टूबर को एक कार्यक्रम में था, तो वहां
राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव जी ने बाकायदा दलितों के विकास के लिए घोषणा पत्र जारी किया उन्होंने। हमें यह भी पता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सामाजिक न्याय संकल्प घोषित किया है, और इंडिया गठबंधन ने जो है, जैसा आपने मेंशन किया था, अति पिछड़ों के लिए घोषणा पत्र जारी किया है। ये बाकी पॉलिटिकल पार्टियां क्यों खामोश हैं, जो विकास पुरुष क्यों खामोश हैं? तो मैं समझता हूं कि अब इस देश की राजनीति में दो धड़े हैं। एक धड़ा वो जो है देश के सबसे पिछड़े व्यक्ति को, दलित व्यक्ति का, अंतिम व्यक्ति का विकास करना चाहता है, उसके वो बाकायदा नीतियों का एक ढांचा ला रहा है। और दूसरी तरफ दूसरी पार्टियां हैं, वो केवल पॉलिटिकल रेटोरिक से हमारा पेट भरना चाहते हैं। हम बताना चाहते हैं पॉलिटिकल रेटोरिक से दलितों का पेट नहीं भरा जा सकता। दलित वो दिन चले गए जब खलील मियां फाख्ता उड़ाया करते थे। अब दलित इस बात को समझता है कि विकास की क्या अवधारणा है, और हमारा विकास हमें पता है, हमारे से पूछकर ही होगा। अब जैसे कि आपने अभी बात कही, नेताओं की बात की आपने, तो जो आप बात कह रहे हैं कि दो धड़े हैं, जितना क्लियर आप हैं, क्योंकि जब आप बिहार में दलितों के बीच गए होंगे, तो क्या बिहार का दलित भी इतना ही क्लियर है? मैं सारी जातियों की बात कर रहा हूँ, जी, पासवानों की नहीं। देखिए, मैं समझता हूं कि मुसहरों को ये बात अच्छी समझ में आती है कि जीतन राम मांझी के परिवार का विकास हो रहा है, लेकिन मुसहरों का विकास नहीं हो रहा। दुसाधों को ये बात समझ में आती है कि रामविलास पासवान और उसके भाई भतीजे, उसके परिवार का विकास हो रहा है, लेकिन दुसाधों का विकास नहीं हो रहा। रविदास समाज को ये समझ में आती है कि उनका विकास नहीं हो रहा है। तो जातियों को ये बात समझ में आती है कि उनके नेताओं का विकास हो रहा है, लेकिन उस समाज का विकास नहीं हो रहा। और इसीलिए मैं समझता हूं कि बिहार में दलितों में काफी असंतोष है, वो काफी डिससेटिस्फाइड है। पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन से 20 साल से नीतीश कुमार जी की सरकार है, उन्होंने कहा कि महादलित बना के एक महासपना दिखाया उन्होंने। उस महासपने का नतीजा क्या हुआ? दलितों में 62% लोग अभी अंगूठा टेक हैं। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, विकास के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सारे के सारे सबसे खराब हैं। बिहार में दलितों की आबादी में तीसरा राज्य है जहां सबसे ज्यादा आबादी है। बिल्कुल। पहला राज्य उत्तर प्रदेश है, दूसरा राज्य पश्चिम बंगाल है, और तीसरा राज्य बिहार है, जिसमें 8.5% पूरे देश के 8.5% दलित केवल बिहार में रहते हैं। उनकी आबादी करीब करीब 2.25 करोड़ है, वहां पर 2 करोड़ के आसपास है, और हर 5वां व्यक्ति बिहार में दलित है। अगर दलितों का विकास नहीं होगा तो हम पूछना चाहते हैं बिहार का विकास कैसे हो सकता है? जब दलितों का विकास नहीं होगा तो ये बताएं बिहार में फिर किसका विकास होगा? बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कह दी। और जब आप कहते हैं कि भूमिहीन बहुत हैं बिहार में, उनके पास जमीन, तो बात होती है कि संसाधन किसके पास? नीतीश कुमार 2005 से मुख्यमंत्री हैं, क्या उनके दिमाग में ये नहीं आया कि बिहार के दलितों के पास संसाधन नहीं है? पहली खेती के लिए जमीन, घर बनाने के लिए जमीन, ये सारी चीजें, और वो डी बंदोपाध्याय कमेटी की बात करते रहते हैं और उसको कभी निभाया नहीं। और फिर भी जो है अति पिछड़ा महादलित की राजनीति करते रहे, गोदी मीडिया में लाइन बनती रही कि महादलित और अति पिछड़े उन्हीं के हैं, समर्थक हैं। क्या मतलब जो समाज था वो इस बात को समझ नहीं पाया? देखिए, क्या एक कहावत है कि आप कुछ लोगों को कुछ समय तक मूर्ख बना सकते हैं, और बहुत सारे लोगों को कुछ समय तक के लिए मूर्ख बना सकते हैं, पर सारे लोगों को सारे समय मूर्ख नहीं बना सकते। डी बंदोपाध्याय कमेटी बनाई उन्होंने, कमीशन बनाया, उन्होंने बहुत सारी रिकमेंडेशन दी, लागू करने में किसने रोका आपको? मेरा मानना यह है कि नीतीश कुमार जी जो है अगड़ी जातियों के प्रभाव में है, और वो दलित और पिछड़ी जातियों के विकास के लिए जो भी डी बंदोपाध्याय कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी उनको जानबूझ के उन्होंने लागू नहीं किया। आपको ये भी होगा कि भूदान में बहुत सारी जमीनें दलितों को पार्टी देगी, कम से कम वो भूदान की जमीन ही दलितों को दिला देते, भूमिहीनों को दिला देते, वो भी नहीं दिलाई। तो मेरा मानना यह है कि सरकार जमीन बांटने के बारे में कभी सीरियस की नहीं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे बिहार में करीब 0.6% के मिलियन हेक्टेयर जमीन है जो दलितों के पास है, जो उनकी आबादी का मुख्य 7% के आसपास है। तो जमीन का ये जो असमान वितरण बंटवारा है, उसका वो असमान वितरण बंटवारे के लिए जो पॉलिटिकल कन्विक्शन चाहिए, ऐसा नहीं सरकार के पास जमीन नहीं है, सरकार के पास लाखों हेक्टेयर जमीन सरकार के कब्जे में है। अब हम पूछ रहे हैं जब सरकार के पास लाखों हेक्टेयर जमीन है तो आप बांट क्यों नहीं रहे? कौन बांटेगा उसको?
तो मैं समझता हूं कि हमारी एक डिमांड यह है कि डी बंदोपाध्याय कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसको हम तमाम पॉलिटिकल पार्टी से कहना चाहते हैं कि वो उस कमेटी की सिफारिशों को लागू करें। अगर वो लागू करेंगे तो दलितों के जीवन में काफी बदलाव आ सकता है। हमें ये समझना है कि जमीन जो है एक तरीके से सिक्योरिटी है। अगर मान लीजिए किसी बच्चे से कोई अपराध हो जाए, घर में कोई व्यक्ति अत्याचार हो जाए, अगर मान लीजिए बुरे दिन भी आ जाए, तो कम से कम जमीन को रेहन में रख के लोग लोन ले सकते हैं। बैंक तो लोन देते नहीं, बैंक तो दलितों को क्रेडिट वर्दी मानते ही नहीं। उन्होंने दलितों के इलाके को ब्लैक लिस्ट कर रखा है। और जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के कर्ज के जाल में दलित फंस चुका है। बिहार का एक एक व्यक्ति माइक्रो फाइनेंस कंपनी के जाल में फंस चुका है। ये जो मोदी सरकार ने घोषणा की है 10,000 रुपया हर महिला को देके, ये महिलाओं के लिए नहीं दी इन्होंने। ये जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी का प्रेशर है कि उनका पैसा वापस कैसे आएगा। अच्छा, अगर घरों में पैसा जाएगा तो माइक्रो फाइनेंस कंपनी वाले वहां बैठे हैं उस पैसे को लेने के लिए। तो सरकार एक तरीके से दलित जो महिलाओं की सहायता नहीं कर रही, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की सहायता कर रही है। ये पैसा उन्होंने उसके लिए भेजा है। अब बहाना कुछ भी है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि लोगों को पता है कि आप माइक्रो फाइनेंस कंपनी की सहायता कर रहे हैं और 10,000 रुपए में हम कितने जिंदा रह लेंगे। हम मांग रहे हैं कि हमें पुख्ता रोजगार दीजिए, हम मांग रहे हैं कि हमें जमीनें दीजिए जिससे हम अपना हम जो है खेती किसानी करके अपना गुजारा कर लें। उसकी आप बात नहीं कर रहे। हम मांग रहे हैं कि आपसे मनरेगा में मजदूरी का सुधार कीजिए। हम मांग कर रहे हैं कि मनरेगा में भी आप 100 दिन देते हैं, आप हमें 300 दिन का रोजगार दीजिए, उस पर आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। तो ये मेरा मानना ये कहना है कि आप जो बातें कह रहे हैं तो उसमें अभी तेजस्वी यादव ने जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उसको नौकरी देने की बात कही है कि हम सरकारी नौकरी देंगे। आपको लगता है कि ये फिजिबल है? और एकदम फिजिबल है, दलितों को मदद बिल्कुल फिजिबल है, बिल्कुल फिजिबल है। फजूल की खर्ची बंद की जाए, क्योंकि बिहार इतना अंडर डेवलप्ड है, इतना अल्प विकसित है। वहां तो करोड़ों लोग चाहिए बिहार को विकसित करने के लिए। तो दो तरीके हैं, या तो आप निजी क्षेत्र के हाथ में जिम्मेदारी देखो बिहार को विकसित करेगा, तो वही होगा जो नीतीश कुमार जी के जमाने में हो रहा है। सड़कें किसने बनाई? प्राइवेट सेक्टर ने बनाई। और अगर सरकार बनाएगी तो सरकार के कर्मचारी होंगे। तो जो पैसा हम प्राइवेट क्षेत्र को दे रहे हैं, निजी क्षेत्र को दे रहे हैं, वो पैसा हम सरकार अपने कर्मचारियों को दे सकती है तो उनके परिवारों का भला होगा। दूसरा हमें यह भी समझना है कि उन्होंने कहा प्रत्येक परिवार को देंगे, तो किन परिवारों में सरकारी नौकरियां नहीं पहुंची हैं? ये वो परिवार हैं जो दलित परिवार हैं, जो मुसर परिवार हैं, जो अति पिछड़ी जातियों के परिवार हैं, उनको सरकारी नौकरियां नहीं मिली है। चूंकि उनको सरकारी नौकरियां नहीं मिली हैं तो सरकार में उनका हस्तक्षेप भी नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि दलितों और अति पिछड़ों के लिए मास्टर स्ट्रोक है? बिल्कुल, ये मास्टर स्ट्रोक नहीं, सबके लिए मास्टर स्ट्रोक है। कि बहुत सारे जो गरीब परिवार हैं, जो दलित परिवार हैं, जो अति पिछड़े हैं, जो पिछड़े हैं, जिनके घरों में सदियों से कोई व्यक्ति सरकार की नौकरी में नहीं गया है। ना राजा रजवाड़े के जमाने में, आपको पता होगा राजा रजवाड़ों के जमाने में तो हमें सरकार में जाने की वो ही नहीं थी। तो बिहार में अभी भी जो है 90-70-75% जो सेवाएं, जो सरकारी नौकरियों में, वहां के कायस्थों का बड़ा प्रभाव है, वहां ब्राह्मण का, भूमिहार का सबसे ज्यादा प्रभाव है, और पिछड़े और दलितों के पास कोई हिस्सेदारी नहीं है। तो मैं समझता हूं कि जो तेजस्वी जी ने वायदा किया, हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं कि कम से कम हर घर में एक व्यक्ति जाएगा तो उसको सरकार की योजनाओं का पता लगेगा, सरकार कैसे काम करती है वो पता लगेगा। बार बार एक चीज हमारे सवाल जवाब के क्रम में आ रही है, संसाधनों में हिस्सेदारी। राहुल गांधी भी इसी की बात करते हैं कि मीडिया में हिस्सेदारी, कॉर्पोरेट में हिस्सेदारी, तमाम जगहों पर हिस्सेदारी। तो जब ये हिस्सेदारी की बात हो रही है और आपकी रिपोर्ट है वो कह रही है कि हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, राजनीतिक हिस्सेदारी 52 सीटें मिलनी चाहिए, वर्तमान में 40 सीटें हैं। बिल्कुल, नेता बन जाने से समाज का भला होगा या एजुकेशन मिल जाने से समाज का भला होगा? देखिए, मैं समझता हूं कि कोई समाज पिछड़ा इस वजह से भी रहता है कि उसके पास नेतृत्व नहीं होता। बिहार में नेतृत्व नहीं है। मैं कह रहा हूं दलितों के पास नेतृत्व है ही नहीं। वो चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान सारे दलितों के नेता कैसे हो जाएंगे? राजेश राम भी हैं।
राजेश राम तो अभी बने हैं ना। ये और दूसरा हमें ये समझना है कि जो समाज इतना ज्यादा पिछड़ा हुआ है उसको तो लाखों लाख लीडर चाहिए, 2-4 विधायक थोड़ी चाहिए उसको। हमें समझना है 2-4 विधायक थोड़ी चाहिए उनको। अब मैं बताऊं आपको कि पिछली बार की जो डिलिमिटेशन उसके हिसाब से बिहार में 38 जो है विधायक हैं शेड्यूल कास्ट के, 2 विधायक हैं शेड्यूल ट्राइब के। पर ये उस आबादी के आधार पर जो 2011 की थी, जो 2001 की थी। लेकिन अभी जो बिहार सरकार ने आंकड़े निकाले हैं उसके हिसाब से हमारी आबादी 20% है, उसके हिसाब से हमें 50 सीटें चाहिए। तो इसका मतलब है हमारे तो हक मारी हो रही है। ये हमारा हक कौन मार रहा है? बेसिकली प्रीमाइज ये है, जिस समाज के पास जितने ज्यादा लीडर होते हैं, सामाजिक लीडर, पॉलिटिक्स के भी लीडर, इकोनॉमिक एरिया में लीडर, मीडिया में लीडर, प्रोफेशनल सरकार में लीडर, तो जितने ज्यादा लीडर होंगे उतना ज्यादा समाज विकसित होता है। लेकिन उसके लिए ये सबसे जरूरी है कि उस समाज के पास पर्याप्त शिक्षा हो, उसके पास पर्याप्त ज्ञान के संसाधन हो। अनफॉर्चुनेटली दलित समाज, मैं आपको बताऊं, हायर एजुकेशन में बिहार में हमारी आबादी 20% है, करीब 20% शुल्क आती है, लेकिन हायर एजुकेशन में हमारे केवल 5.3% के करीब बच्चे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे 15% बच्चे हायर एजुकेशन में जा ही नहीं पा रहे। तो ये क्या है? तो अगर हमारे बच्चे हायर एजुकेशन में नहीं जाएंगे तो बड़ी नौकरियों में कैसे जाएंगे, सरकार के बड़े ओहदों पे कैसे पहुंचेंगे? तो इसके लिए कोई प्रयास नहीं है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि बिहार और यूपी के दलितों की शैक्षिक और आर्थिक स्थिति में अंतर है, आपके पास कोई ऐसी जानकारी? बहुत फर्क है। उत्तर प्रदेश का दलित बिहार के दलित से कम से कम ड्योड़ा बेहतर है। बेहतर है ना? बिहार का दलित उत्तर प्रदेश के दलित के मामले में काफी पिछड़ा हुआ है, और इसीलिए बिहार का जो उत्तर प्रदेश के दलित ने अपनी सरकार बनाई उत्तर प्रदेश में। बिहार का दलित ने 5-5 बार, 4-4, 5-5 बार मुख्यमंत्री हुए, लेकिन वो टिक नहीं पाए। यहीं पर एक अंतर मैं महसूस करता हूं कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उसने जगाया यूपी के में, और बिहार में लोगों ने ये नहीं किया। और उसकी वजह है कि आज एजुकेशन में भी पिछड़े हुए हैं, परचेजिंग पावर भी नहीं है, मजदूर हैं, 6,000 रुपया कमा करके जीवन जी रहे हैं। आपको लगता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी में, मैं सबकी बात कर रहा हूं, जी, ऐसा विल पावर है कि वो जमीनों का बंटवारा कर सके, संसाधन दे सके? और मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि अभी आप देख रहे होंगे कि चुनाव से 1-1.5 साल पहले बिहार में जमीनों का सर्वे हो रहा था, किसके पास कितनी जमीन है। और उसमें सरकार को मजबूर होकर के एक तरीके से बैकफुट पर जाना पड़ा, लोगों को बोलना पड़ा आप जब कागज ले आइए तब अपडेट करवा लीजिए। एक तरीके से वो बैकफायर कर गया नीतीश कुमार के लिए। क्या इसमें सिर्फ एक कारण ये रहा कि लोगों के पास कागज नहीं थे, या सामाजिक दबाव भी था? देखिए, कागजों का इशू नहीं है, ये राजनीतिक इच्छा शक्ति का इशू है। और ये समाज, देखिए भूमि का जो मसला है, लैंड का जो मसला है, वो एक बड़ा रूपांतरणकारी मुद्दा है, और उसके लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। मुझे नहीं लगता भारत की राजनीति में किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास इतना बड़ा कलेजा है कि जो उसको कर सके। लेकिन इसको किए बिना, एग्रेरियन रिफॉर्म किए बिना, इस देश में संसाधनों में जो है न्यायपूर्ण संसाधनों का बंटवारा नहीं हो सकता। अब मैं समझता हूं कि पुरानी लीडरशिप तो नहीं कर पाई। क्या ये जो यंग लोग जो लीडरशिप में आ रहे हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, या कोई और हो, क्या ये लोग ला सकते हैं? तो हमारी उम्मीद है उनसे। जैसे कि अभी बहुत ज्यादा चर्चा है दलित अत्याचार की, सीजेआई तक जो है अपमानित हो रहे हैं, जूता फेंका जा रहा है, लोगों को पीट के मॉब लिंचिंग हो रही है। क्या बिहार में दलित अत्याचार एक चुनावी मुद्दा है? बिल्कुल, बिहार में दलितों पे अत्याचार एक चुनावी मुद्दा है, था और रहेगा। इसकी गूंज मीडिया में क्यों नहीं सुनाई देती है? ऐसा क्यों है कि मतलब यूपी में जो है 2024 का चुनाव देखिए, संविधान के मुद्दे पर एकदम दलित आंदोलित था, और वो एक तरीके से इंडिया गठबंधन के साथ गया, जबकि बिहार में ऐसा रिजल्ट नहीं देखने को मिला। ऐसा लगा कि शायद जो है एनडीए के पक्ष में रिजल्ट चला गया, और देख लीजिए सीटों का भी। नहीं, मैं समझता हूं कि हमको ये समझना पड़ेगा कि 2024 के चुनाव की जिसकी आप बात कर रहे हैं, दलितों ने तो अपना जोर लगा के इंडिया गठबंधन को वोट दिया।
लेकिन क्या इंडिया गठबंधन उनका वोट लेने के लिए उनकी मांगों को उसने शामिल किया था 2024 में? राहुल गांधी तो न्याय की बात कर रहे थे। देखिए, न्याय एक अलग चीज है और ठोस मुद्दे एक अलग बात है। अभी हम जो बात कर रहे हैं, हम ठोस मुद्दों की बात कर रहे हैं, हम 20 सूत्रों की बात कर रहे हैं, वो ठोस हैं, वो दलितों की जिंदगी को बदलने वाले हैं। हमें ये समझना, पॉलिटिकल पार्टी जब तक एमॉर्फस रहेंगी, एम्बिगुअस रहेंगी, तब तक दलितों को बात समझ में नहीं आएगी। उनको समझना है कि दलितों को समझाने के लिए आपको ट्रांसपेरेंटली बहुत क्लियर कट एंड शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट शब्दों में बताना पड़ेगा कि हम ये करने वाले हैं। जैसे इंडिया गठबंधन ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी, हर 3 महीने में हम दलित समाज के लघु प्रतिष्ठित लोगों के साथ एक बार मीटिंग करेंगे। उसने उम्मीद जगाई, अरे अगर हमारे लोग जाएंगे, बातचीत करेंगे तो कुछ होगा। ये कहा कि हम अम्बेडकर मिशन बनाएंगे लोग, तो इस क्लियर टर्म्स में होगा। और दूसरा देखिए कि जब राहुल गांधी जी ने संविधान की बात की और हमने संविधान यात्राएं की थी, आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि 2020 में नैकडोर ने 26 जनवरी 2020 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो महापरिनिर्वाण स्थल है 26 अलीपुर रोड से, हमने संविधान सम्मान यात्रा निकाली थी। पार्टियों ने उस एजेंडे को बाद में अडॉप्ट किया है, हम तो पहले से कर रहे थे। वो पहले से हम बिहार में, मध्य प्रदेश में घूम रहे थे, तो दलितों में तो चेतना थी। पॉलिटिकल पार्टी से हम ये उम्मीद करते थे कि संविधान की चेतना के बाद वो क्या ठोस डिलीवर करेंगे। नहीं, मैं बिहार के, स्पेसिफिक बिहार के लिए बात कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ बिहार का, बिहार तक पहुंचे ही नहीं। बिहार में इस बार राहुल गांधी जी पहुंचे हैं, इस बार तेजस्वी जी घर घर गए हैं, तो उसका असर होगा। असर होगा आपको लगता है? बिल्कुल असर होगा। तो फिर जो है चिराग पासवान का क्या होगा? चिराग पासवान जी की चिराग जलता रहेगा। उनकी चिराग में तेल पानी तो हिंदुत्व का है। अच्छा, ओके। तो जब तक हिंदुत्व रहेगा उनका चिराग जलता रहेगा। जिस दिन हिंदुत्व की हार होगी वो चिराग भी खत्म हो जाएगा। आप ये बड़ी बात कह रहे हैं और बड़ा आरोप लगा रहे हैं एक तरीके से कि वो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं थोड़ी कह रहा हूं। उनके सांसदों की संख्या देखो, उनके सारे मोटिव देखो, उनके हाथों के कलावे यहां तक लगे हुए हैं, उनके माथे पे तिलक देखो, बिना तिलक के वो दलित समाज में जाते नहीं। वो राम जी के हनुमान है, वो तो वो हनुमान है। राम है तो हनुमान है, जिस दिन राम मारेगा हनुमान भी जाएगा। लेकिन जो दलित अत्याचार हो रहा है उसमें अगर हम देखें कि अनुसूचित जाति आयोग और उसमें उसकी राज्यों में शाखाएं, उसके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, पुलिस, मोदी सत्ता ने जिस तरीके से 11 साल में काम किया है और नीतीश कुमार के 20 साल को हम रख रहे हैं उसके साथ जी, क्या जो स्टेट है, जो सिस्टम है, वो दलितों के साथ सहज रहा है? दलितों को लगा कि हमारी बात सुनी जा रही है, हमें न्याय मिल रहा है, या ये सारी संस्थाएं भी फेल हो गई? देखिए, हम तो अपने एग्जाम्पल से बता सकते हैं। हाँ। नैकडोर पिछले, जब से प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बने, हम उनके साथ मिलने की कोशिश कर रहे हैं। 11 साल हो गए, हम फेल हो गए। हम नैकडोर लड़ झगड़ कर प्री बजट मीटिंग में, वित्त मंत्री के साथ प्री बजट मीटिंग में जाता था। इस सरकार ने वो भी हमारा बंद कर दिया। ठीक है, इसका मतलब ये सरकार कम्युनिटी के साथ एंगेज नहीं करना चाहती। अच्छा, जब कोई सरकार कम्युनिटी के साथ एंगेज नहीं करना चाहती तो इसका मतलब वो सुनना नहीं चाहती हमको। तो ये बात तो साफ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन मोदी जी के आने से पहले अमूमन हर साल हमारी प्रधानमंत्री जी के साथ नैकडोर का एक मीटिंग होता था। हम बाकायदा अपनी डिमांड उनको देते थे। बहुत सारी डिमांड जो हमने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को दी थी, वो इस सरकार में भी लागू हुई है। अब ये सरकार हमारी सुनना नहीं चाहती तो हम नई मांग कैसे दें? जैसे दलित फंड था, दलित फंड का हमने डिमांड किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह से, लेकिन सरकार चली गई। लेकिन इस सरकार को लगा अरे इस पर हम कैश कर सकते, तो बना दिया। अभी हमने बिहार में भी मांग किया है कि 5,000 करोड़ रुपए का एक फंड बनाया जाए दलितों के विकास के लिए, और इंडिया गठबंधन के बहुत सारे लोगों ने उसको स्वीकार किया। आप ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से एक रेल बजट अलग होता था वैसे ही दलितों के लिए अलग बजट? नहीं, हम तो कह रहे हैं कि जो शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट प्लान है, ट्राइबल सब प्लान है, उसके ऊपर एक कानून बनाया जाना चाहिए। अगर केंद्र सरकार नहीं बनाती है तो लेट देम गो टू हेल, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट तो बनाए। लेकिन एक ऐसी मानसिकता है जो सोशल मीडिया पर सीजीआई के गले में जो है वो एक, आप देख झाड़ू लटका देते हैं, नीला बना देते हैं। ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता तो सत्ता की सह पर आई है ना,
पहले तो ऐसा नहीं था कि किसी की मतलब वो ऐसा कर दे चीफ जस्टिस के साथ, जूता इसी सरकार के दौरान फेंका गया है। तो ये जो मानसिकता है, क्या ये बजट होने देगी, आपको मिलने देगी बजट? देखिए, मैं आपको एक बात कह सकता हूँ, हम राम के जमाने में भी थे और राम वालों के जमाने में भी हैं, और जब राम वाले नहीं रहेंगे तब भी दलित रहेंगे। हम समझते हैं कि हमारी लड़ाई बहुत लंबी है, कोई मोदी जी के साथ हमारी लड़ाई खत्म होने वाली नहीं है, लेकिन ये बात ये है कि ये सरकार दलित विरोधियों के साथ खड़ी है। मैं यहाँ पर आपसे सहमत हूँ। आपने कहा कि दलित थे, हैं और रहेंगे। दलित के तौर पर ही रहेंगे या नागरिक के तौर पर रहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि दलित को लेकर है ना बहुत सारे लोगों में गलतफहमी है। हाँ। दलित कोई जाति नहीं है, ये और दलित आइडेंटिफाई करने के लिए एक टर्म नहीं, मैं बता रहा हूँ सर, दलित का मतलब लुटा पिटा कटा पिटा भी नहीं है। दलित शब्द की जो पैदाइश है वो एक उस व्यक्ति की है जिसको अपने अधिकारों की जानकारी और वो लड़ रहा है। ये संघियों ने, आरएसएस वालों ने, भाजपा वालों ने, यूनिवर्सिटी के सवर्ण लोगों ने जानबूझ के दलित को लुटा पिटा कटा मरा बताया है। हमारी नागडोर की परिभाषा में इसका मतलब है वो व्यक्ति जिसे अपनी दोयम स्थिति की जानकारी है वो उसको दूर करने के लिए लड़ रहा है। हमारी परिभाषा ये है, इसलिए हम ये मानते हैं कि हमारी लड़ाई है, हमारा संघर्ष है, हमारा समानता और सम्मान के लिए संघर्ष है, वो रहेगा। अच्छा, ये जो आरक्षण में सब क्लासिफिकेशन हो रहा है जातियों के बीच में, इस पर आपका स्टैंड क्या है? आपको लगता है कि बेहतर है, इससे ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा? देखिए, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल मुद्दा है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, क्योंकि हमने डेटा का अध्ययन किया है। मैं केवल ये बताना चाहता हूं, इस सब कैटेगराइजेशन से जो छोटी छोटी जातियां वो बर्बाद हो जाएंगी, उनको कुछ मिलेगा नहीं, केवल बड़ी जातियों को फायदा होगा इससे। तो जो छोटी जातियां मांग कर रही हैं, जिनको पूरे जो हिंदुत्ववादी सिस्टम ने उनको जो कहानियां पढ़ाई हैं, मैं उनको आगाह करना चाहता हूं, आंकड़े देख लो। अभी तो छोटी छोटी जातियों को पूरे आरक्षण की हकदार हैं वो। अभी वो 16%, 17%, 20% आरक्षण की हकदार हैं। सब कैटेगराइजेशन होगा तो 1%, 1.5%, 2% में निपट जाओगे। यहीं पर आपने भी जो है आरक्षण की बात की, अपने अधिकारों की बात की। राहुल गांधी ये सारी बातें कह रहे हैं मोटा मोटी, और मुझे लगता है कि वो काफी रेडिकल बातें कह देते हैं भारत की कम से कम मौजूदा समाज में जी, जो EWS लागू करता है, और फिर जो है जिस तरीके की दलील दी जाती है, और अभी जो राजनीति हो रही है, और राहुल गांधी एक तरफ है जो बजट में एक वित्त मंत्री का हलवा बांटते तस्वीर दिखाते हैं और बोलते हैं कि बजट कौन बांट रहा है, ये सारी चीज। राहुल गांधी के जो विचार हैं उसको लेकर के, क्योंकि उन्होंने बिहार में बड़ा कैंपेन किया है, संविधान सम्मेलन किए हैं। मैं था वहां पर। हाँ, मैं सासाराम में भी था। तो बिहार के लोग, खासतौर पर दलित, राहुल गांधी के बारे में क्या सोच रहे हैं, अगर आप कुछ बता पाए? देखिए, मैं आपको ये बता सकता हूं कि पार्टी का ढांचा ना होने के बावजूद राहुल गांधी और मोदी जी के, दलितों के बीच में, राहुल गांधी और मोदी के बीच में 5% का फर्क है बस। कैसे? मोदी जी थोड़ा आगे हैं। अच्छा, अभी भी वो आगे हैं, और राहुल जी 5% पीछे हैं। और मोदी जी का पूरा स्ट्रक्चर है बिहार में, सरकार है उनकी, राहुल जी का तो वहां इतना है ही नहीं कुछ। उसके बावजूद दलितों में राहुल गांधी पहली पसंद है। तो आप जो कह रहे हैं कि बीजेपी आगे है, वो कैसे आगे है? मैं बीजेपी नहीं कह रहा आगे, मोदी जी को, मोदी और राहुल जी की मैंने मिलान किया है, मैंने कंपेयर उनको किया है। मोदी जी आजकल ओमनी प्रेजेंट हैं, इकोसिस्टम ऐसा बना है कि सब जगह मोदी जी मोदी जी मोदी जी हैं, इसलिए वो आगे है। राहुल जी तो अपोजिशन में है। अपोजिशन का वाला व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री के 5% के आसपास है तो मान के चलिए कि वो 5% का गैप बिल्कुल कोई गैप नहीं है, और राहुल गांधी आगे हैं। हमने बिहार में दलितों के द्वारा सर्वे किया था, ये उस सर्वे के आंकड़े बता रहा हूं मैं आपको, ये हमने जुलाई में किया था। तब राहुल गांधी जी ने यात्रा नहीं की थी। हम दूसरा भी सर्वे करना चाहते थे पर हम साधन का इंतजाम नहीं कर पाए, नहीं तो हम सर्वे कर लेते, पता लग जाता। एक इंटरेस्टिंग रैली अभी हुई लखनऊ में जी। अब हम लोग इंटरव्यू के आखिर में, और मायावती जी ने कहा कि
बिहार में हमको जिताइए, दूसरे राज्यों में भी हमको जिताइए। उन्होंने कहा कि तमाम जातिवादी पार्टियां हैं, स्वार्थी हैं, बिकाऊ लोग हैं, नए नए लोग आ गए हैं। मायावती ने बहुत स्ट्रेटजिक एक चुप्पी साध रखी है। शायद उनके अंदर वो उतना साहस नहीं है कि वो बसपा की जो शुरुआती राजनीति में जिस तरीके से लोग मुखर थे, नारे लगते थे मारो जूते चार, अब उनके मंच पर सतीश चंद्र मिश्रा जी हैं और उनके पीछे उनका बेटा भी बैठा हुआ है। ये मायावती की राजनीति को आप कैसे देख रहे हैं पोस्ट लखनऊ रैली? देखिए, मैं समझता हूँ कि मायावती की राजनीति के साथ इंडिया गठबंधन को एंगेज करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है, या मायावती नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर कोई गली मोहल्ले का नेता अगर मायावती के साथ एंगेज करना चाहेगा तो मायावती क्यों एंगेज करेगी? मायावती जी एक समय पूरे महागठबंधन में साथ थी ना, सोनिया गांधी जी, राहुल जी सब थे ना मंच पे। तो मैं समझता हूँ मायावती को लेकर लोगों में बहुत गलतफहमी है। अभी जो उनका रैली हुई है उस पर भी लेके काफी चर्चा हुई है। वो 1.5 घंटे से ज्यादा का भाषण है, पर मीडिया केवल एक छोटी सी बात को प्रचारित कर रहा है। उन्होंने 10 बार उन चीजों पे अटैक किया है जो भारतीय जनता पार्टी की आत्मा पे अटैक है। हम उस अटैक को नहीं देख रहे। नहीं, वो कह रहे हैं कि ये पीडीए की बात नहीं करते थे, सत्ता में रहते थे, तो अब बात कर रहे हैं अखिलेश यादव। तो पीडीए में तो दलित भी है ना। सुनिए ना, वो तो उनकी वो एक अलग पॉलिटिकल पार्टी है ना। आप अपने फैसले, आप अपने निर्णय, आप अपने कंक्लूजन क्यों निकाल रहे हैं? कंक्लूजन तो तब निकलेंगे ना जब 2 पार्टियां या 2 धड़े आपस में मिलकर बैठेंगे। भाषण से क्यों कंक्लूजन निकाल रहे हो? आप भाषण सुन के किसी के साथ एंगेज नहीं करेंगे क्या? अब ब्राह्मण हमको रोज गाली देता है, देता ही नहीं देता, पर हम आपके उसके साथ एंगेज नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूं एंगेजमेंट ना करना कोई रणनीति नहीं है, एंगेज करना ही रणनीति है। हम अपने दुश्मन के साथ बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ पार्लियामेंट में बात होती है नहीं होती है? तो मायावती के साथ क्यों नहीं हो सकती है? आपको ये समझना है। मायावती जब कांग्रेस पार्टी मायावती के साथ गठबंधन के लिए बातचीत कर रही थी और अखिलेश यादव ने मीडिया के सामने ये कहा था कि उनसे बातचीत हो रही है, तो क्या मायावती को नहीं उस समय लगा कि हो सकता है कि उनको शर्तें पसंद नहीं हो? हम ये क्यों मान के चलते हैं? जैसे आपने एंगेजमेंट की बात की, तब मैंने बताया लोगों ने आउटरीच किया, क्या पाइए? मैं समझता हूं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, दलितों को देखो, क्या है कि दलितों के बारे में लोगों की समझ नहीं है, दलित नेतृत्व के बारे में भी समझ नहीं है। वो केवल अपनी पार्टी के दलित नेताओं को समझते हैं, जिनको कभी भी हाँक सकते हैं, जिनको कभी भी उठा सकते हैं, जिनको कभी भी चला सकते हैं। आप एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के व्यक्ति को अगर एंगेज करना चाहते हैं, पार्टी के साथ एंगेज करना चाहते हैं, तो आपको उसकी एंगेजमेंट के क्या तरीके होंगे उस पर क्रिएटिवली सोचना पड़ेगा। मैं ये बहुत कैटेगोरिकल तरीके से कह रहा हूं। मैं आप अपोजिशन को बहुत क्रिएटिवली सोचना पड़ेगा मायावती को कैसे एंगेज करें। अगर अगर आप सुझाव देना नहीं, अगर कोई हमसे पूछेगा हमने आमने सामने तो हम सुझाव देंगे, लेकिन वो इंटरव्यू में नहीं हो सकता। नहीं, फिर भी अगर आप देखिए उनसे जो डील करने, आपने कहा कि क्रिएटिवली, राजनीतिक पार्टियों को बहुत सारी चीजें पता होती है, मैं ये मानता हूँ। तो अगर उनसे संपर्क हो रहा होगा तो लोग अपने हिसाब से कर ही रहे होंगे। हाँ, तो हो सकता है कि हमारा जो संपर्क है वो इफेक्टिव ना हो। अच्छा, ये भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता है। वैसे कहा गया कि वो काफी योगी आदित्यनाथ के प्रति सॉफ्ट थी और उन्होंने सीजेआई को लेकर के, आज मैंने देखा कि पूरन कुमार का जो मामला है उस पर उन्होंने एक लंबा ट्वीट किया है। देखिए, कोई भी दलित व्यक्ति जो है ना, चाहे वो बहन जी हो, चाहे भाई जी हो, चाहे कोई भी हो, दलित व्यक्ति इस बात पर बड़ा उद्वेलित है कि सीजेआई पे जूता मारा गया। मेरी समझ ऐसी है कि सीजेआई पे जूता नहीं है, ये भारत सरकार के ऊपर जूता है, क्योंकि सीजेआई तो कोई व्यक्ति नहीं है, वो तो इंस्टीट्यूशन है। तो इंस्टीट्यूशन में अगर आज उन्होंने गवई को दलित मार के जूता मारा है, ऐसा मारा है, तो कल को कोई दलित जो है, कोई ब्राह्मण अगर सीजेआई बैठेगा तो उसके मुंह पे जूता मार देगा तो क्या करेंगे आप? तो समझना है हमें इस बात को। हाँ। तो ये इंस्टीट्यूशन पर हमला है, ये व्यक्ति पर हमला नहीं है। और मैं यही कह रहा हूं कि इंडियन गवर्नमेंट खामोश क्यों है? इंडियन स्टेट के ऊपर अटैक है, वो खामोश क्या है? पाकिस्तान जब ये एक तरीके से पाकिस्तान का इंडिया पर हमला है, स्टेट पर अटैक।
भाई दूसरा देश जब आपके ऊपर हमला करता है तो किस पे हमला करता है? प्रधानमंत्री पे हमला करता है क्या? राष्ट्रपति पे हमला करता है क्या? व्यक्ति पे हमला करता है क्या? किस पे हमला करता है? देश पे हमला करता है ना। तो ये जो व्यक्ति ने हमला किया, ये देश पे हमला है ये, और देश में हमले के खिलाफ आप कोई एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं, और जानबूझकर हिंदुत्ववादी इसको दलित बनाम मुद्दा बना रहे हैं। मुद्दा ये दलित का है ही नहीं, ये मुद्दा देश पर हमला है। नहीं, मारने वाले ने कहा सनातन का अपमान नहीं सहेंगे, और आप देखिए कि तमाम नेता जो कहते हैं कि सनातन, मैं कह रहा हूं वो तो उसकी आड़ में छुप रहे हैं। आपके सर्वोच्च न्यायालय में जूता मारा और वो सनातन की आड़ में छुप रहा है, और आप ये पहचान नहीं पा रहे कि ये देश में हमला है, क्योंकि आप इमोशनल हो गए, आप रैशनल होकर सोच ही नहीं रहे। ये भी तो हो सकता है ना कि जो विचारधारा है वो स्टेट की और इस समय जो जूता मारने वाले की एक ही है। मैं कह रहा हूं कुछ भी होगा, लेकिन स्टेट को यह समझना है कि अगर स्टेट अपने खिलाफ किसी को खड़ा कर रही है तो स्टेट कितने दिनों तक चलेगा? तो अनार्की हो जाएगी, अराजकता हो जाएगी। आप मध्य प्रदेश को देखिए, वहां पर सीएम ने आरक्षण की बात की तो उनको भी गालियां दी। कह रहा हूं ना मैं, स्टेट की एक तबका है जो लोकतंत्र को पसंद नहीं करता, एक तबका है जो न्याय को पसंद नहीं करता, एक तबका है जो समानता को पसंद नहीं करता, एक तबका है जो दूसरे धर्मों को आदर नहीं करना चाहता, एक तबका है जो इस देश में बवाल करना चाहता है, और ये केवल सरकार की सहमति के बिना नहीं हो सकता। तो आपको लगता है कि मायावती जो है यूपी की राजनीति में 2027 में मजबूती से वापसी कर पाएंगे? अभी तो मैं इस बारे में अभी कुछ कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैंने वो रैली भी देखी थी। मेरा मानना है कि बहन मायावती ने इस रैली से जो उनके सामने अपॉर्चुनिटी थी, उस अपॉर्चुनिटी का वो इस्तेमाल नहीं कर पाए। कैसे? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश से लोग आए थे, कोई उम्मीदें तो दे नहीं पाई है लोगों को। लोग तो उम्मीद के साथ आए थे। जब लोग उम्मीद के साथ आते हैं और जब उम्मीदें पूरी नहीं होती तो वो निराश होकर जाते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने, जो यूपी के दलित हैं, पूरे देश के दलित हैं, उनको ये तो कह दिया कि आप 2027 में और बाकी राज्यों के चुनाव में हमको जिताइए, लेकिन कोई उम्मीद की जो बात है, वो कन्विक्शन नहीं है ना, वो कन्विक्शन दिखाई देना चाहिए ना। तो ये जो कन्विक्शन दिखाई देना चाहिए, ये कहां से आएगा सर, जब वो बोलेंगी नहीं, मुखर नहीं होंगी? नहीं, वो तो मुझे लगता है कि कल रैली, परसों रैली खत्म हुई है, अब हफ्ता 10 दिन देखते हैं, कन्विक्शन नजर आता है। अभी तक तो मुझे, अगर कन्विक्शन होता तो अगले दिन ही खबर आ जाती। अभी तक तो आई नहीं कोई खबर। बिहार पर हमने काफी लंबी बातचीत की और विस्तार से हमने समझने की कोशिश की कि बिहार में दलितों के सामने मुद्दा क्या है, क्या दलित अत्याचार मुद्दा है, क्या आरक्षण मुद्दा है, और इस चुनाव में दलितों के लिए क्या मैटर करता है। नैकडोर के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक भारती जी ने अपने विचार रखे, और मुझे लगता है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका सपोर्ट हम लोगों के लिए बहुत मायने रखता है। आप सबका शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।